हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह 9 बजे हम लोग करंट अफेयर की क्लासेस चलाते हैं और इसमें मैं आपको विजन IS मैगजीन को पढ़ाता हूं और वर्तमान में मैं आपको अगस्त मंथ की करंट अफेयर्स को कंप्लीट करा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी एंड गवर्नेंस को कंप्लीट करा दिया है। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक आर्टिकल जो है वो बचा हुआ है, उसको मैं आज कंप्लीट कराऊंगा। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स के सेक्शन को। इकोनॉमिक्स के सेक्शन में आज सबसे पहले, अगर आप मुझे पहले से पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि न्यूज इन शॉर्ट्स को मैं शुरू से ही कंप्लीट कराता हूँ, क्योंकि ये न्यूज इन शॉर्ट्स छोटे आर्टिकल होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछली ही वीडियो में मैंने आपको बताया कि 2023 में यूपीएससी के प्री में एकदम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन न्यूज इन शॉर्ट्स से था, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, और वो चीज़ें न्यूज इन शॉर्ट्स में कवर होती हैं, तो उसको हल्का में नहीं लेना होता है। बहुत लोग इसको पढ़ते ही नहीं है, पर यही सबसे इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। मेंस के लिए तो जो आर्टिकल बड़े हैं, वह बड़े वाले आर्टिकल वो तो हैं ही, पर प्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं अपने कंटेंट को बिना समय गंवाए। अब दिया कि पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, यानी ऋण तक आसान पहुंच बनाने के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म की शुरुआत RBI ने की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऋण तक आसान पहुंच बनाने के लिए RBI ने एक ऑनलाइन पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये एक ओपन आर्किटेक्चर, ओपन API है और इन टू इन प्लेटफॉर्म है, जिसमें क्या है कि इसके आधार KYC, राज्यों से भूमि रिकॉर्ड, उपग्रह डेटा, पैन सत्यापन जैसी सेवाओं को सक्षम बनाया जाएगा। ठीक है, इसको RBI की जो सहायक कंपनी है, पूर्ण सहायक कंपनी है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH, इसके द्वारा शुरू किया गया है। इसमें क्या है कि यह पायलट परियोजना जो है, जो ऋण या क्रेडिट है, उसके प्रकार निम्नलिखित प्रकारों पर केंद्रित है। कौन कौन से? प्रति उधारकर्ता 1,60,000 रुपये तक का KCC। ठीक है, KCC कब लाई गई थी, इसको ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा कब लाई गई थी इसको कमेंट करिए, तो मैं बताऊंगा नहीं, आप कमेंट करिए KCC कब लाई गई थी। ठीक है, डेयरी ऋण, MSME ऋण, और सबसे बड़ी बात है भाग में लेने वाले बैंकों के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण और गृह ऋण पर इस पर केंद्रित है। इसका जो पायलट परियोजना का सबसे मुख्य जो स्थल है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के चुनिंदा जिलों में इसको लागू किया जा रहा है। अकाउंट एग्रीगेटर क्या है कि इसके वर्तमान में ऋण मूल्यांकन के लिए जो डेटा क्या है, सरकार और अकाउंट एग्रीगेटर जैसे विभिन्न संगठनों से पास रहता है, जिससे क्या है कि नियम आधारित ऋण व्यवस्था में बाधा आती है। इसी कारण ये इस पायलट प्रोजेक्ट को ला करके बाद में अगर सक्सेस हुआ तो इसको, इस योजना को लागू कर दी जाएगी, इस ऐप को पब्लिक कर दिया जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, इसका लाभ कुछ क्या है? लाभ इसका ये है कि ग्राहकों को बिना किसी कागजी कार्रवाई के साथ, मतलब एकदम स्वयं सेवा मोड में घर पर ऋण वितरण को सक्षम बनाएगा। ऋणदाताओं को आवश्यक डिजिटल जानकारी में को निर्वाह प्रवाह की सुविधा प्रदान करते हुए बाधा रहित ऋण को वितरण को सक्षम बनाएगा। ठीक है, बेहतर ऋण जोखिम और समग्र ऋण पोर्टफोलियो प्रबंधन कारण बैंकों की स्थिति में सुधार होती है और ग्राहकों को ऋण वितरण में परिचालन लागत में कमी आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्री के हिसाब से ये वाली लाइन है। RBI की पूर्ण स्वामित्व कंपनी RBI रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है, UPPCS और UPSC दोनों के लिए। ठीक है, इसमें आता है आपको कि रेलवे की वित्तीय स्थिति पर कैग की रिपोर्ट आई है, तो इसको आप प्री के हिसाब से तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, इसको आप मेंस के हिसाब से देखिए। इसमें मेंस के हिसाब से आपको बहुत कुछ कंटेंट मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि क्या है कि परिचालन और व्यवस्था, माल ढुलाई, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, आप GS3 का सिलेबस उठाइए, GS3 के सिलेबस में मेंस में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, और पब्लिक परिवहन सेवाएं जो कुछ मिलती हैं, जो माल ढुलाई के लिए यूज आती हैं, वो आपको कंटेंट वहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तो उसमें रेलवे को प्रमुखता दी जाती है, क्योंकि माल ढुलाई से लेकर के एक जो क्या कि सप्लाई चेन में सबसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रेलवे निभाता है। तो कैग ने क्या बोला कि भारत की वित्तीय स्थिति पर ऑडिट रिपोर्ट जारी की, तो इससे क्या होता है कि जो सकल जो प्राप्तियां हैं उसमें वृद्धि हुई है 36% की, और रेलवे की आय में प्रमुख योगदान किसका है? माल ढुलाई का। आ गया ना माल ढुलाई। पूंजीगत व्यय में कितने 22% की वृद्धि हुई है। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो आप जानते हैं क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो ये है कि कितना, मतलब ये होता है कि जैसे कि कितना, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये कमाना है, तो 100 रुपये कमाने के लिए कितना रुपये खर्च करना पड़ा, मान लीजिए 95 रुपये जो खर्च करना पड़ रहा है 100 रुपये कमाने के लिए। ठीक है, तो यही आपका इसी का जो रेशियो होगा 95/100/95, यही रेशियो क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो होता है। ठीक है, तो मतलब जितना खर्च करेंगे कमाने के लिए, उसी रेशियो को क्या बोलते हैं, उसी अनुपात को, उसी मनी के अनुपात को ऑपरेटिंग रेशियो बोलते हैं। तो जो हाई ऑपरेटिंग रेशियो होगा वो कम क्षमता को इंगित करेगा। सही बात है, जितना हाई, और मतलब जितना हाई परिचालन रेशियो होगा वो कम लाभ होगा। अच्छा, कुल परिचालन का जो व्यय है 75% का स्टाफ लागत, पेंशन और रोलिंग स्टॉक के लीज किराए में जाता है। ठीक,
और यात्री किराए पर क्रॉस सब्सिडी देने के लिए माल ढुलाई से लाभ का है प्रयोग किया जाता है, ये बताया गया है कैग की रिपोर्ट में। अब क्या है कि डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड के लिए कम प्रावधान किए जाने के परिणाम स्वरूप थ्रो फॉरवर्ड कार्यों में विलंब हुआ है। अब डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है? एक फाइनेंशियल मतलब उपाय है जो क्या किसी व्यवसाय या संगठन के लिए डिप्रिसिएशन की सामान्य प्रक्रिया के दौरान उपभोग होता है। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कोई संगठन है, ठीक है, वहाँ मंदी आई तो उसी के लिए एक रिजर्व फंड बनाया जाएगा। ठीक, तो इसी का उपयोग होगा। और अधिक पुरानी संपत्तियों के नवीकरण या बदलाव को क्या बोलते हैं? थ्रो फॉरवर्ड बोलते हैं। मतलब थ्रो फॉरवर्ड, दो चीज़ याद रखिए, डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड और थ्रो फॉरवर्ड। क्या है कि यूपीएससी में स्टेटमेंट में कीवर्ड्स को भी पूछ देता है। आप पीवाईक्यू उठाइए, कीवर्ड्स को भी दिया हुआ है। तो अगर हम समझेंगे नहीं तो कीवर्ड्स को मैगजीन से ही समझेंगे, क्योंकि जो बुक्स हैं, बुक्स में तो सिर्फ स्टैटिक बातें दी गई हैं। आप पेपर बुक से उतना आ नहीं रहा है, आप देख रहे होंगे। तो आप उसको बस चीज़ें स्टैटिक पढ़ लीजिए, बाकी चीज़ें मैगजीन से करिए। तो थ्रो फॉरवर्ड क्या है कि मान लीजिए कोई भी पुरानी संपत्ति है, परिसंपत्ति है, एसेट है, उसके बदलाव को क्या बोलेंगे? या नवीकरण, उसको नया, मतलब उसको कुछ चेंजिंग की जाए या नया लगाया जाए, उसके उसी को बोलेंगे थ्रो फॉरवर्ड। और डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है कि डिप्रिसिएशन की स्थिति में जो है किसी भी संगठन या व्यवसाय में क्या है कि जो यूज होता है, फंड यूज होता है, उसी को डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड बोलते हैं उसके लिए। अब ये जो कंटेंट है ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में आप सीधे लिख सकते हैं क्या कि रात्रि परिचालन का गंभीर लागत गंभीर विश्लेषण करते हुए नुकसान कम करने की जरूरी है कदम उठाना। माल ढुलाई बास्केट में विविधता लाने के लिए जरूरी है। आंतरिक राजस्व बढ़ाने के लिए कदम उठाना जरूरी है। सभी अस्वीकृत व्यय क्या है प्राथमिकता के आधार पर नियमित किए जाएं। व्यय के गलत वर्गीकरण के मामलों को कम करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत किया जाए। सब चीज़ें क्या है? मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है महारत्न और नवरत्न। प्री के लिए एकदम स्टार मार्क करिए, यहाँ से सवाल बनते हैं। ये स्टैटिक पोर्शन भी है और डायनेमिक पोर्शन भी है यहाँ पे। ठीक, तो अभी देखिए क्या इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर की न्यूज के हिसाब से। सेंट्रल जो मतलब केंद्रीय जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 2 उद्यम जो हैं उसको महारत्न और नवरत्न की श्रेणी में उसको अपग्रेड किया है। दो जो उद्यम कौन से हैं वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या है? पहले एक नवरत्न कंपनी थी, इसे महारत्न दिया गया। मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसको क्या है? एलटीडी, इसको क्या है? महारत्न बनाया गया, ये नवरत्न थी। और ओएनजीसी क्या थी? मिनी रत्न थी, इसे नवरत्न दिया गया। ठीक, मतलब मिनी रत्न से इसको नवरत्न बनाया गया। किसको? ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को। और ऑयल इंडिया लिमिटेड को पहले क्या थी? मिनी रत्न थी, महारत्न थी, नवरत्न थी। नवरत्न से इसको महारत्न बनाया गया। कन्फ्यूजन दूर हो गया आपका। ठीक है, कन्फ्यूजन दूर ये हो गया कि जैसे ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है तो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड में पहले मिनी रत्न थी, इसको मिनी नवरत्न बना दिया गया। और इसके बाद जो आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड थी उसको ऑयल इंडिया लिमिटेड थी, उसको ये क्या थी? नवरत्न थी, ये नवरत्न कंपनी थी, इसको क्या बना दिया गया? महारत्न बना दिया गया। ठीक है, तो ये बदलाव हुए हैं। तो इसमें क्या है कि अब सबसे पहले समझिए मिनी रत्न के लिए। मिनी रत्न के लिए क्या होना चाहिए सर? क्योंकि सबसे इनिशियल स्टेज तो यही होता है मिनी रत्न। जो कंपनी मिनी रत्न होगी फिर वही नवरत्न में आएगी, फिर वही महारत्न बनेगी। तो मिनी रत्न के लिए क्या है कि 3 वर्षों में लगातार लाभ कमाया हो। ठीक, 3 वर्षों में कम से कम एक वर्ष में 30 करोड़ रुपए से उसका पूंजी हो। ठीक है, कर पूर्व लाभ हो और पॉजिटिव नेटवर्थ हो उसका। ठीक, ये मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट है। और श्रेणी सेकंड का क्या है कि लगातार 3 वर्ष से मुनाफा कमाया हो, पॉजिटिव नेटवर्थ हो और ऋण के भुगतान या ब्याज भुगतान में कोई चूक नहीं हो, सरकारी गारंटी पर निर्भर ये कंपनी नहीं हो। ठीक है, या बजटी सहायता पे। अब ये जो कंपनी लगातार ऐसी स्थिति बनाएगी तो फिर इसके बाद क्या है कि 5 से 6 वर्षों के बीच में ये होते हैं कि नवरत्न में आ जाती है। तो जो नवरत्न मिनी रत्न और यानी जो इसके लिए इस क्राइटेरिया क्या है कि वो मिनी रत्न फर्स्ट अनुसूची में हो। ठीक है, 5 से 3 वर्षों में उत्कृष्ट और बहुत अच्छी रेटिंग प्राप्त की हो, 6 प्रदर्शनों में उसका स्कोर 60 से अधिक रहा हो। ठीक, अब यही कंपनी फिर जो महारत्न कैसे बनती है कि पहले से महारत्न नवरत्न जो बनाएगी वही महारत्न बनेगी। वो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए। ठीक, 3 वर्षों तक वार्षिक जो टर्नओवर है 25,000 करोड़ का होना चाहिए। फिर पिछले 3 वर्षों तक का औसत वार्षिक नेटवर्थ 15,000 करोड़ होना चाहिए। फिर 3 वर्षों तक का जो औसत वार्षिक निवल लाभ है वो कर भुगतान के बाद 5,000 करोड़ का होना चाहिए। और विश्व के अनेक देशों में भी महत्वपूर्ण ऐसी स्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए, तो अन्य देशों में भी, तो यही आपकी कंपनी महारत्न बनेगी। तो इसको आपको ध्यान देना है। 2 कंपनियां महारत्न में, एक कंपनी महारत्न में ऐड हुई है, एक कंपनी नवरत्न में ऐड हुई है। इनकी जो है स्थिति में चेंज आया है। फिर ऑन सोरिंग द इंडियन इनोवेशन टू गिफ्ट IFSC एक पर रिपोर्ट आई है। गिफ्ट सिटी है। गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, तो ये कौन लाया रिपोर्ट? विशेषज्ञों की समिति ने सौंपा है और COC
ठीक है। COAC क्या है? ये गिफ्ट विशेषज्ञों की समिति का इसका उद्देश्य क्या था कि फ्लिपिंग के कारणों को समझना और भविष्य में स्टार्टअप के अन्य देशों में जाने से रोकने का इसका, इसलिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य क्या था? फ्लिपिंग के कारणों का समझना। फ्लिपिंग आप समझते हैं, फ्लिपिंग क्या है कि फ्लिपिंग एक भारतीय कंपनी के पूर्ण स्वामित्व को विदेशी कंपनी को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है, जिसे कई सारे जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से, ये आपके बन सकता है। यहाँ स्टार मार्क करिए, उसको कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये आपको बुक्स में तो नहीं मिलेगा, मैगजीन में जो आया है तो ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में कहीं, ये इंपॉर्टेंट है। फ्लिपिंग क्या है कि भारतीय कंपनी है, मान लीजिए कोई भारतीय कंपनी है XYZ, मान लीजिए ISBC स्टडी जो है, ठीक है, ये उदाहरण के तौर पे बता दे रहा हूँ, ये मान लीजिए स्टार्टअप है, ठीक, और ये स्टार्टअप क्या हुआ, सीधे हम इसको बोले कि सिंगापुर की या किसी मालदीव की या मॉरिशस की कंपनी आई और सीधे हमने पूरा अधिग्रहण कर दिया, इसका पूरा जो स्वामित्व था हमने उसको ट्रांसफर कर दिया, बदले उसको मैंने पैसे मिल गए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यही आपको एक फ्लिपिंग कहलाएगा। यही जो प्रक्रिया होगी वो फ्लिपिंग होती है। इस प्रक्रिया को, प्रोसेस को फ्लिपिंग बोलते हैं। ठीक, समिति ने क्या बोला कि जो वापस चले गए हैं, जो विदेश चले गए हैं स्टार्टअप्स को वापस गिफ्ट सिटी में लौटने के प्रोत्साहित करने की सिफारिश की है। ठीक, जो इसका गठन क्या था, COE का इसका गठन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने किया था। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने नहीं किया था। अब क्या है कि भारत क्या है, भारत जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम का तीसरा बड़ा देश है। कौन? अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश है। अब किसी भी संस्था को स्टार्टअप कैसे माना जाता है, आप याद रखिए, किसी भी संस्था को स्टार्टअप माना जाएगा कब तक, किसी भी संस्था को पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष तक ही क्या माना जाएगा, स्टार्टअप माना जाएगा, पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष तक। फिर इसके बाद क्या होता है, संस्था को भारत में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत 2013 के तहत, कंपनी अधिनियम के तहत, यानी कि LLP सीमित देयता भागीदारी, ठीक है, उसके तहत क्या है, पंजीकृत होना अनिवार्य होता है। और पंजीकरण के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में जो वार्षिक कारोबार है वो 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए जो स्टार्टअप के विकास के संचालक क्या है, तो उपभोग संचालित विकास हो, जैसे कि क्रय शक्ति क्षमता के मामले में भारत क्या है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अतिरिक्त GDP उत्पाद में इसकी व्यय की हिस्सेदारी कितनी है, 70% है। और भारत में क्या है कि उच्च कौशल वाली तकनीकी प्रतिभा भी मौजूद है, तो ये विकास के संचालक हैं। और फ्लिपिंग के कारण क्या है कि फ्लिपिंग में क्या है कि अन्य देशों में बेहतर विनियामक परिवेश है, स्टार्टअप की वैल्यूएशन की बेहतर संभावना रहती है और विदेशी पूंजी बाजार तक क्या होता है उसको पहुंच होता है, इसीलिए जो है अधिकतर फ्लिपिंग की प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। अब भारतीयों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उद्यमी जो प्रतिभा होगी वो पलायन हो जाएगा, भारत की जगह विदेशी अर्थव्यवस्थाओं में मूल्य सृजन होगा और भारत को कर राजस्व की तो हानि होगी ही। तो रिपोर्ट में सिफारिश क्या की गई कि पेटेंट और ट्रेडमार्क में देरी करने के लिए जो समीक्षा समिति का गठन करना चाहिए। ठीक, गिफ्ट सिटी में जो है स्टार्टअप की लिस्टिंग के लिए लागू शर्तों से छूट देनी चाहिए और विवाद समाधान के लिए विशेष अदालत और मध्यस्थता निकाय का क्या करना चाहिए, गठन करना चाहिए। ठीक है, अब एक आता है मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि, रेट हाइक टू कर्ब द इन्फ्लेशन। ठीक, तो ये क्या है कि वित्त मंत्री के अनुसार ये चीज़ क्यों न्यूज में रही है, मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि जो क्या है वो सर्वोत्तम विकल्प नहीं है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्री के लिए समझ लीजिए कि जब वित्त मंत्री बोल रही हैं तो हमारे सिलेबस में तो मुद्रास्फीति है ही, ये प्री की में सवाल हर साल बना हुआ है। आप उठाकर देखिए अल्टरनेट ईयर पर एक ना एक इन्फ्लेशन से लेकर डिफ्लेशन से लेकर रिफ्लेशन से लेकर स्टैगफ्लेशन से लेकर सवाल बनते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, बल्कि क्या बोलता है वित्त मंत्री बोलती हैं कि ये क्या है, मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि क्या सर्वोत्तम विकल्प नहीं है, बल्कि क्या करता है, रिकवरी को नुकसान पहुंचाता है। ठीक, जो टारगेटेड इन्फ्लेशन की व्यवस्था है ये क्या करती है, भारत की जो टारगेटेड इन्फ्लेशन की व्यवस्था क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में प्रचलित ब्याज दर को बढ़ा करके या घटा करके मुद्रास्फीति को लक्षित स्तर पर लाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्याज दरों में वृद्धि से क्या होगी, आर्थिक गतिविधियों में कमी आएगी और मुद्रास्फीति में भी गिरावट आएगी। ब्याज दरों में कमी से क्या होगी, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होगी, सामान्य सी बात है, इसको आप अपने बुक में भी पढ़े होंगे। ठीक, अब खुदरा मुद्रास्फीति यानी रिटेल जो इन्फ्लेशन उसको 2% से 6% के बीच में जारी रखने का काम किसका है, RBI का है। इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें देख लीजिए, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, बहुत में कुछ नया नहीं है इसमें, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ, पर इसको आपको जानना जरूरी है। कितना है भारत में टारगेटेड इन्फ्लेशन में 2 से 6% के बीच का इसका रेट है, रेंज है। और इसका कारण किसका कि इसको खुदरा मुद्रास्फीति को मेंटेन करने का कार्य किसका है, भारतीय रिजर्व बैंक का है। हालांकि RBI की सख्त मौद्रिक नीति के बावजूद क्या है कि खुदरा मुद्रास्फीति की दर क्या है, 7.5% से अधिक की हो गई लगभग। ठीक है, तो यदि मौद्रिक नीति को सख्त करते हैं तो GDP में गिरावट आएगी, बेरोजगारी दर में वृद्धि होगी। ठीक है,
तो मुद्रास्फीति में जो आरबीआई असमर्थ है, इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि जो मांग आपूर्ति में अल्पकालीन और जो अप्रत्याशित असंतुलन है वो मौद्रिक नीति के दायरे के बाहर है। ठीक, और ये क्या है कि असमान मानसून वितरण और जो व्हाइट फ्लाई डिजीज आदि जैसे जो घरेलू कारक है उसमें क्या है कि सब्जी की कीमतें बढ़ी हैं, और जियोपॉलिटिकल जो है वो अनिश्चितताएं हैं, बहुत सारे विश्व में संघर्ष चल रहे हैं। तो क्या है कि जो सप्लाई चेन में बाधा आ रही है उससे क्या है कि दुनिया भर में मुद्रास्फीति बढ़ी है। अभी हाल ही में अब आपको काला सागर विवाद में पढ़ाया था, रूस कैसे हटा वहाँ से। ठीक है, उससे फिर मैंने बहुत सारे, अभी इजराइल संघर्ष चल रहा है, तो इजराइल संघर्ष में भी यहाँ भी चीज़ें जो हैं वो भी महंगी होंगी। तो ये सप्लाई चेन पे, ग्लोबल वैल्यूज जो सप्लाई चेन है उस पर बहुत असर पड़ता है अनिश्चितता से, युद्ध से। ठीक है, तो सरकार की इस स्थिति में सरकार क्या है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति का जो पूरक है राजकोषीय फिस्कल जो उपाय है उसका उपयोग कर सकती है। इसमें क्या है कि बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति को बढ़ाना, जैसे कि बाजार में टमाटर और प्याज को सब्सिडी वाले दरों पर बेचना, बाजार में गेहूं और चीनी का स्टॉक जारी रखना, पेट्रोल डीजल पर कर को कम करना, ये सरकार क्या कर सकती है, उपाय ला सकती है। ठीक है, अब एक आता है गोल्डी लॉक्स परिदृश्य। किसी भी अर्थव्यवस्था में ये अब इस सब चीज़ों को इसको आपको याद रखना जरूरी है। क्यों जरूरी है, मैं आपको बता दूं कि क्या है कि बहुत बार यूपीएससी चौंका देने वाले टर्म्स एग्जाम्स में दे देता है, और ये सब चीज़ें मैगजीन में कवर होती हैं। मैंने आपको दिखाया है पिछली वीडियो में, आप देखिएगा। ठीक है, तो गोल्डी लॉक्स परिदृश्य क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था में गोल्डी लॉक्स परिदृश्य एक ऐसी आदर्श स्थिति है जिसमें क्या है कि जो समृद्धि दर है वो स्टडी ग्रोथ से बढ़ती है, मतलब एकदम स्थिर गति से बढ़ेगी। ठीक ना, गोल्डी लॉक्स परिदृश्य याद रखिए, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। गोल्डी लॉक्स परिदृश्य एकदम ऐसी आदर्श स्थिति का सूचक है जिसमें क्या होगा कि जो ग्रोथ रेट है वो एकदम स्टडी ग्रोथ होगा, मतलब एकदम बराबर स्थिर होगा। इसमें ना तो अधिक तीव्र उच्चताई, मतलब ये काफी उच्च होगा जो मुद्रास्फीति को वृद्धि कर दे, ना ही कम होगा कि जो स्लो डाउन का स्थिति बन जाए, सुस्ती का कारण बन जाए। तो गोल्डी लॉक्स परिदृश्य की जो प्रमुख विशेषता क्या है कि बेरोजगारी की निम्न दर होगी, जीडीपी क्या है, स्थिर होगी उसकी जो समृद्धि दर है, और कम खुदरा स्फीति और निम्न ब्याज दरें इसमें होंगी। अब ये क्या है कि ये गोल्डी लॉक्स का जो चरण होता है अस्थायी होता है, मतलब कभी ये मतलब हमेशा तो रहेगा नहीं, जाहिर सी बात है, और स्थिर दर कभी तो स्टडी रहेगी नहीं। ठीक, ये क्या होता है कि इसके अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल आघात होता है, रिकवरी होता है, आर्थिक समृद्धि के औद्योगिक दौरान क्या होता है, ये थोड़े समय के लिए गोल्डी लॉक्स सिनेरियो देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है कि आदर्श स्थिति जिसमें सब कुछ जो है वो एकदम स्थिर गति पे होता है। ठीक है, अब एक आता है कि आरबीआई ने क्या बोला, केंद्रीकृत वेब पोर्टल यूडी जैम को लॉन्च किया है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पोर्टल। ठीक, यूडी जैम पोर्टल किसने लॉन्च किया, आरबीआई ने लॉन्च किया। यूपीपीसीएस प्री और यूपीएससी प्री दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे सवाल यही पूछ देगा, स्टार मार्क कर लीजिए कि ये किसने इसको लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है कि एक ही स्थान पर अलग अलग बैंकों में दावा नहीं की गई अनक्लेम्ड राशि का पता लगाने में सक्षम बनाएगा। दावा नहीं की गई जमा राशि क्या होती है, जैसे ये है कि जो चालू खातों या बचत खातों में जो शेष राशि 10 वर्षों संचालन में नहीं है और या परिपक्वता तारीख से 10 वर्षों के भीतर कोई दावा नहीं की गई है, उसके लिए क्या करेगा कि उसको पता लगाने में सक्षम बनाएगा, जिससे क्या होगा कि ग्राहक अपने कुशलतापूर्वक बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए क्या करेगा, डिजिटल प्रगति का उपयोग करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा, जिससे क्या होगा कि जो अनक्लेम्ड जो जमा राशि डिपॉजिट राशि है उनको बारे में जानकारी भी मिलेगी और उसके जो लाभकर्ता होंगे उसको अपने लाभ को भी प्राप्त कर सकेंगे। ऐसी इस पे दावा किया जा रहा है। आरबीआई ने इसके वेब पोर्टल को लॉन्च किया है, यूडी जैम को। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए जो है रिवाइज टाइम टेबल लाया गया है, रिवाइज टाइमलाइन लाया गया है। ठीक है, इसमें किसने लाया है, सेबी ने कंपनियों की आईपीओ लिस्टिंग की समय सीमा 6 दिन से घटाकर क्या कर दी है, 3 दिन घटा दी है। अब इससे क्या होगा, T6 की जगह T3 कर दिया गया है। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है जो प्राइमरी मार्केट में जो जनता की प्रतिभूतियों में बिक्री होती है। ठीक है, जनता के प्रतिभूतियों को बिक्री होती है, उसी को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। जो कंपनियों के लिए जो पैसा जुटाना होता है उसको सबसे बड़ा स्रोत के रूप में कार्य करता है। अब जो सेबी का जो नया कदम है वो ईज ऑफ डूइंग को बढ़ाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगा, कंपनियों की पूंजी और तरलता तक त्वरित पहुंच प्रदान करेगा। क्योंकि टाइम क्या है कि 6 दिन से घटा करके क्या कर दिया गया है, 3 दिन घटा के कर दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या आ गया कि ये अनिवार्य सीमा कब लागू हो जाएगी, 1 दिसंबर 2023 से। आईपीओ और जो ये सब चीज़ें, इसका जो कीवर्ड्स हैं, जो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स क्लासेस में जल्दी शुरू करूंगा
थोड़ा अभी पॉलिटी की क्लासेस शाम को चलती हैं, तो नाजिया मैम लेती हैं क्लासेस, वो क्लासेस जब कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं जो है इकोनॉमिक्स क्लास शुरू करूँगा। इकोनॉमिक्स क्लास ऐसा शुरू करूँगा कि वैसा क्लास अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, कम से कम 20 क्लासेस होंगी, 20 वीडियोज़ होंगे, उससे आपका यूपीएससी प्री का पूरा सिलेबस, लगभग प्री का पूरा सिलेबस हम लोग जो कीवर्ड्स हैं, जैसे आईपीओ हो गया, ठीक है, एफडीआई हो गया, एफआईआई हो गया, तो ऐसे ऐसे जो है जो बहुत सारे टर्म्स हैं जो हमको दिक्कत करते हैं और बेसिक टर्म्स हैं ये, ठीक है। तो जो ये बेसिक जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो वो अभी जल्द ही अभी तो नहीं लॉन्च करेंगे, पर इसको अभी क्या है कि अभी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा इस मंथ में, तो अगले मंथ में आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं अपने आईआर के एक जो आर्टिकल है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये है आपका आर्टिकल जो कल बचा हुआ था, ग्लोबल वैल्यू चेन। अभी आप पढ़ रहे थे कि मुद्रास्फीति में किस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, बहुत सारे जो वस्तुओं कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, तो जो राजनीतिक अस्थिरता है, सप्लाई चेन में बाधा है, उसी कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। अभी स्थिरता इसी कारण से सरकार क्या है कि आरबीआई जो है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में असफल रही है और असफल हो रही है। सरकार इसके लिए उपाय कर रही है, फिस्कल जो उपाय है उसके अनुसार। तो अभी क्या पढ़ रहे थे, ग्लोबल वैल्यू चेन, यही आपको फिर आईआर में पढ़ना है, ग्लोबल वैल्यू चेन, ठीक है। इसीलिए मैं आपको उस सब चीज़ों को पढ़ाने के बाद मैं इसको अभी लाया, ठीक। तो इसमें क्या है कि G20 की अध्यक्षता तक क्या है कि जो G20 देशों के व्यापार और निवेश मंत्रियों ने ग्लोबल वैल्यू चेन की पहचान करने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही क्या बोला है, G20 जेनेरिक फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग GVC ग्लोबल वैल्यू चेन। यानी इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो G20 देशों के व्यापार निवेश मंत्रियों ने क्या बोला, G20 जेनेरिक फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग जीवीसी यानी ग्लोबल वैल्यू चेन, ये इसको अपनाया है। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। जीवीसी क्या है, जीवीसी मतलब ग्लोबल वैल्यू चेन क्या है। ग्लोबल वैल्यू चेन वो है कि जीवीसी में जटिल उत्पादन नेटवर्क शामिल होते हैं। ये नेटवर्क लागत अनुकूल और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कई फर्मों और देशों में विस्तृत होते हैं, ठीक। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अलग होते हैं। जैसे क्या है कि पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में केवल 2 देश शामिल होते हैं। जैसे मान लीजिए एक निर्यातक देश होगा, जैसे मान लीजिए भारत हो गया और ये सऊदी अरब हो गया। तो भारत से मान लीजिए कुछ सामान सऊदी अरब गया तो सऊदी अरब से कुछ सामान भारत है, तो ये व्यापार हो गया। पर इसके विपरीत जो जीवीसी होता है, ग्लोबल वैल्यू चेन होता है, उसमें इसमें कई देशों की सीमाओं को पार करना पड़ता है, ठीक है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस भागीदारी होती है, ठीक। इसमें कैसे क्या है कि जीवीसी में भागीदारी क्या होती है कि इसके साथ देश क्या है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज में शामिल होकर के जीवीसी में भाग लेते हैं। बैकवर्ड भागीदारी कब होती है, जब कोई देश घरेलू उत्पादन के लिए दूसरे देशों से प्राप्त इनपुट का उपयोग करता है, ठीक। और फॉरवर्ड मतलब आपको याद है इसमें चीज़ें क्या हो गई कि जीवीसी में क्या है कि बैकवर्ड भागीदारी कब होगी, जब कोई देश घरेलू उत्पादन के लिए दूसरे देश से प्राप्त इनपुट का उपयोग करेगा। और फॉरवर्ड जीवीसी भागीदारी तब होगी जब कोई देश इनपुट आपूर्ति करता है जिसका उपयोग दूसरे देशों में उत्पादन के लिए किया जाता है। मतलब फॉरवर्ड भागीदारी तब होगी जब कोई देश क्या करेगा, इनपुट की आपूर्ति करेगा जिसका उपयोग दूसरे देश के उत्पादन के लिए किया जाएगा। और जीवीसी का जो वर्तमान वितरण का है, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ देशों ने पिछले 30 वर्षों में जीवीसी यानी ग्लोबल वैल्यू चेन के विस्तार को बढ़ावा दिया है। यूरोप क्या है, यूरोप क्षेत्रीय रूप से सर्वाधिक एकीकृत क्षेत्र है। इसमें क्या है कि जो वैश्विक संपर्कों की तुलना में 4 गुना अधिक सघन है, ठीक। दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका सबसे कम जो है एकीकृत क्षेत्र है, ठीक। तो अभी क्या है कि इसमें आप देखिए जो जीवीसी में जो कारक होते हैं यानी ग्लोबल वैल्यू चेन में कौन कौन से कारक जो होते हैं वो शामिल होते हैं। तो भौगोलिक क्षेत्र और कनेक्टिविटी सबसे प्रमुख है। संस्थाओं के फिर बाजार का आकार, दूसरा होता है बाजार का आकार। तीसरा क्या है, सहायक कारक, जैसे श्रम, पूंजी, संसाधन कैसे हैं उस देश में, व्यापार समझौतों की स्थिति और संस्थाओं की गुणवत्ता, ये क्या है जीवीसी में भागीदारी निर्धारक हैं। और यही जो है आपके महत्वपूर्ण, फ्लो चार्ट को आप अपने आंसर में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक। तो किसी भी देश में जो ग्लोबल वैल्यू चेन का, किसी भी देश जो है ग्लोबल वैल्यू चेन में भागीदारी के लिए उसका महत्व क्या होता है, तो ग्लोबल वैल्यू चेन में जब कोई देश भागीदारी होता है तो उसकी क्या होती है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। उस देश के जो देश है मूल्य श्रृंखला के विशिष्ट चरणों के लिए क्या करता है, विशेष उद्योग स्थापित कर सकता है। मान लीजिए कोई मशीनरी है और उसका कुछ कल पुर्जा भारत में बन रहा है, तो भारत में स्थापित, भारत जब भागीदारी होगा तो उसको भारत में स्थापित करेगा, तो उससे क्या होगी कि उसको आर्थिक समृद्धि होगी, विकास होगा, सब चीज़ें जो है पूंजी का प्रवाह होगा, ठीक। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है कि इकोनॉमिक ऑफ स्केल हासिल करने में मदद मिलेगी, मतलब उत्पाद के एक भाग में, ठीक, उत्पाद में वृद्धि के साथ साथ लागत में कमी आएगी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण होगा, ज्ञान साझा का अवसर मिलेगा, समावेशी और संधारणीय समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरणीय प्रभाव संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में और मानकीकरण जो होंगे वो विस्तृत रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भार है वो हल्का होगा किसी भी देश के ऊपर, ठीक है। तो इसके अब ग्लोबल वैल्यू चेन में जो बहुत सारी जोखिम और चुनौतियां हैं
और उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए उसको हमें देखना है। तो बहुत सारी चुनौतियां ये हैं कि आर्थिक अंतराल, इसके साथ क्या है कि अलग अलग देशों के बीच आर्थिक अंतराल बढ़ने का जोखिम उत्पन्न होता है। क्या है कि ग्लोबल वैल्यू चेन में भागीदारी से जो होता है लाभ सभी देशों के भीतर और सभी देशों के मध्य समान रूप से वितरित नहीं है। ठीक, कुछ विकासशील क्या है कि विकासशील देश लंबे समय तक लो वैल्यू एडेड जो है गतिविधियों में अपने आप को अनुभव करते हैं और कुछ देश उसका भरपूर लाभ उठा लेते हैं, जैसे चाइना हो गया। ठीक, अब अफ्रीका हो गया। अफ्रीका हमेशा से जो है लो वैल्यू एडेड वाली गतिविधियों में ही शामिल रहता है। ठीक है, अभी वर्तमान में, और चाइना इसका सबसे अधिक लाभ उठाता है। बाहरी आघातों का जोखिम, ठीक, स्थानीय जो ग्लोबल वैल्यू चेन होगा तो जाहिर सी बात है कि निर्भरता हमारी अन्य देशों पे पड़ेगी, और जाहिर सी बात है कि जो भी कुछ बाहरी राजनीतिक अस्थिरता होगी, सामाजिक अस्थिरता होगी, आर्थिक अस्थिरता होगी, तो बाहरी आघातों से क्या होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम बढ़ता है। और जरूरी नहीं कि उसके लिए हमारे पास निपटने के लिए पर्याप्त क्षमता हो। इससे क्या होगा कि हमारी जो है जो सप्लाई चेन उस पर जो है कि खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, अब मुद्रास्फीति लिंकेज क्या है कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन है मूल्य निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका अर्थ है कि मुद्रास्फीति के किसी देश से उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यापारिक भागीदारी तो क्या होती है कि फैलने की संभावना अधिक होती है। ग्लोबल वैल्यू चेन के बीच भागीदारी के अंतराल क्या होता है कि इसके भागीदारी के मामलों में विकासशील और विकसित देशों के बीच क्षमता के बीच महत्वपूर्ण एक अंतर मौजूद है। ठीक, इससे जो ग्लोबल वैल्यू चेन में आंशिक भागीदारी रूप से क्या होता है कि वैश्विक उत्पादन को आकर्षित करने के लिए देशों की क्षमता पर निर्भर करती है। और एमएसएमई से संबंधित चुनौतियां क्या हैं कि एमएसएमई दुनिया भर में एमएसएमई को कई महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इससे क्या होगा कि स्थानीय बाजारों में वैश्विक फर्मों का प्रवेश और संबंध प्रतिस्पर्धा को शामिल होना है। इससे क्या होता है कि जो हमारे एमएसएमई जो है छोटे छोटे उद्योग होते हैं उस पर भी प्रभाव पड़ते हैं। ठीक, तो G20 का जो जेनेरिक फ्रेमवर्क पर मैपिंग है अभी जो बताया ना कि इसको अपनाया गया, तो ये क्या है इसके लिए, तो ग्लोबल वैल्यू चेन के लिए जो G20 जेनेरिक फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग है ये क्या है कि ये निम्नलिखित खंडों पर आधारित एक स्वैच्छिक गैर बाध्यकारी जेनेरिक मैपिंग फ्रेमवर्क है जो अभी G20 के देशों में जो विदेशी जो मंत्री थे उन्होंने अपनाया। क्या, और जो देश के और हमारे जो विदेश के मंत्री G20 देशों के मंत्री थे उन्होंने क्या अपनाया, एक स्वैच्छिक मतलब अपने स्वेच्छा से और गैर बाध्यकारी जेनेरिक मैपिंग फ्रेमवर्क है। इसमें क्या है, डेटा ग्लोबल वैल्यू चेन के रिजेलियंस फ्रेमवर्क समय पर क्या है कि उच्च गुणवत्ता वाले क्षेत्रीय डेटा को एकत्र करने और स्वेच्छा से फर्म स्तरीय डेटा को प्रदान करने पर आधारित होना चाहिए। विश्लेषण क्या है कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन की जटिलता कारण क्या मॉडल और संकेतकों के उपयोग की वृद्धि होती है। ठीक, इसका उपयोग करना चाहिए। प्रतिनिधित्व क्या है कि ग्लोबल वैल्यू चेन रिजेलियंस में हाई टेक्निक का उपयोग करना चाहिए। उसी के अनुसार जो है ये क्या हुआ कि जो ग्लोबल जेनेरिक फ्रेमवर्क है G20 ग्लोबल वैल्यू चेन के रिजेलियंस में महत्वपूर्ण क्षेत्रों उत्पादकों की पहचान करने में क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। इसके लिए बहुत सारे तकनीकी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने पर इस पर जोर दिया गया है। तो ग्लोबल वैल्यू चेन में भागीदारी के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, ये हमारे मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। विश्वास का निर्माण होना चाहिए, बहुत जरूरी है। विश्वास एक ही मजबूत और अनुकूल क्या है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की कुंजी है। और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा क्या है, इसकी भरोसे को बढ़ावा देता है। गुणवत्तापूर्ण भौतिक और डिजिटल लॉजिस्टिक और संरचना को सुनिश्चित करने के लिए लॉजिस्टिक क्षेत्र की घरेलू निगरानी को बढ़ाना चाहिए। इंटर ऑपरेबिलिटी को प्रोत्साहित करना चाहिए, अंतर संचालनीयता को, जिसके कारण मानकों प्रोटोकॉल के लिए बहुत आवश्यक है, जिससे गुणवत्ता सुरक्षा और मानक के लिए जो है इसको बढ़ोतरी किया जाए। शुभेद्यताओं की पहचान करना चाहिए, यानी कि जो वल्नरेबल चीज़ें हैं, थ्रेट है, ठीक, उसको पहचान करना चाहिए। बाहरी आघातों के प्रभाव को कम करने के लिए स्पष्ट कानूनी फ्रेमवर्क होना चाहिए। पारदर्शिता ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा बिजनेस देने के लिए, ठीक है, कानूनी फ्रेमवर्क की स्थापना बहुत जरूरी है। निवेश को बढ़ावा देना चाहिए, इससे क्या होगा, संधारणीय और समावेशी निवेश जो है इसके लिए आवश्यक होती है। ठीक, और वैश्विक व्यापार में एमएसएमई को एकीकृत करना बहुत जरूरी है। इसके पास क्या है, वैश्विक व्यापार में जब एमएसएमई एकीकृत होंगे तो हमारे जो भी एमएसएमईज होंगे उनको बढ़ावा मिलेगा, और इससे क्या है कि जो हमारी क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार की गति है वो लगभग 1.5 गुना हो जाएगी वृद्धि। ठीक है, तो ये आपका कंटेंट रहा। इसमें मैंने आपको आईआर की चीज़ें भी कंप्लीट करा दी हैं। और आपको क्लास कैसी लगी, क्या शामिल करना चाहिए, वैसे मैं तो आपको बताता हूँ कि पीवाईक्यूज आप जरूर देखा करिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप जरूर देखिए। ठीक है, ये आपको मदद करेंगी, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो चलिए आज की क्लास एंड करते हैं। कल हम लोग अपने इकोनॉमिक्स के दूसरे वाले जो न्यूज एंड शॉर्ट्स उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग अपने जो बड़े वाले आर्टिकल्स हैं उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग डेली आधे घंटे की मात्र क्लास होती है। आधे घंटे की क्लास में ही मैगजीन के लगभग 5 से 6 आर्टिकल डेली कंप्लीट कराता हूँ। और पिछले महीने आपने देखा होगा कि लगभग 20 क्लासेस, यानी 22 दिन आप हमारे साथ अगर सुबह 9 बजे आधे घंटे मात्र आप समय दे दें तो आपकी मैगजीन, विजन आईएएस की मैगजीन बेहतरीन तरीके से क्या है
कंप्लीट करा दी जाती है। पिछले महीने जो भी हम लोगों के साथ पढ़े होंगे, जुलाई मंथ्स के मैगजीन प्लेलिस्ट बनी हुई है, आधे घंटे की मात्र क्लासेस बनी और हम लोगों ने 22 क्लासेस में ही पूरे मैगजीन को कंप्लीट कर लिया, एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया, और सिर्फ मात्र आधे घंटे की क्लास। तो ये आप आधे घंटे डेली हमारे साथ जुड़िए और मैगजीन को कंप्लीट करिए। धन्यवाद।